आप सबको आज शैलेंद्र शैली की स्मारक भाषण के लिए आप सबको हमारा नमस्कार और लाल सलाम। आज का विषय जो आपने हमसे कहा कुछ चर्चा करें आपके साथ, वो है कि कॉरपोरेट पूंजीवाद की नाकामी और भविष्य के उम्मीदें और आकांक्षाएं। ये कोरोना महामारी जब से उभर कर आई दुनिया में, एक बात तो जाहिर हो गई कि ये बहुत तेज़ी के साथ फैल चुकी है और फैल रही है। और यहाँ पर दुनिया के सभी विकसित पूंजीवादी देशों के अंदर आप परिस्थिति देखें तो वहाँ पर इसके ऊपर अंकुश लगाने में उनको कोई असफलता, उनको कोई सफलता अभी तक नहीं मिली। इसके पीछे एक मुख्य कारण पिछले तकरीबन 3 दशकों से ये उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते हुए, उदारवादी आर्थिक नीतियों का मकसद क्या है कि कॉर्पोरेट पूंजीवाद के मुनाफों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिले और इसके कई तरीके अपनाएं। और उन तरीकों में से ये है कि सार्वजनिक जितनी भी संपत्ति है पूंजीवादी देशों में, उस संपत्ति का पूरा निजीकरण और उससे चलते हुए मुनाफे बढ़ाने के लिए उनको जो मौका है उस मौका को और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाती जाए। और ये काम करते करते मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में जो सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा और आपके समाज सेवाएं, इन सब की भी निजीकरण जो हुई है, इसके चलते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तौर पर एक सरकारी नियंत्रण के आधार पर एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वो जो सिस्टम है उसको कंप्लीटली यानी बहुत बड़े भारी पैमाने पर उसको ख़त्म किया गया। तो आज इन पूंजीवादी देशों में आप देखते हैं कि इंश्योरेंस के रास्ते से स्वास्थ्य का प्रबंध होता है, यानी जिसके पास इंश्योरेंस है या जिनके पास पैसा है उन्हीं को जो है स्वास्थ्य के जो भी चिकित्सा हो या जो भी उसका मतलब सर्विसेज हो वो मिल पाते हैं। तो अभी जो आज के दिन इस तरीके की निजीकरण के चलते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान इस तरीके से हुई कि जो बुनियादी व्यवस्था बनानी चाहिए थी इस महामारी से निपटने के लिए, उसको अंकुश में ले आने के लिए, वो नहीं हो पा रही। और ये स्पष्ट रूप से सभी विकसित पूंजीवादी देशों में नज़र आ रहा है हमें, और ये अपने देश के अंदर भी आज नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे है हम आज ये केसेस, ये महामारी के फैलाव में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आता है। और इस अनुभव के मुकाबले में अगर आप देखिए, समाजवादी देश चीन के अंदर सबसे पहले ये प्रकट हुआ था। आज पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप साहब और साम्राज्यवाद जो है इस प्रचार के मुहिम में है कि चीन का वायरस है। ये प्रकट हुआ ज़रूर चीन में, जैसे सबसे पहला केस प्रकट हुआ अपने हिंदुस्तान में केरल के अंदर। तो क्या भारत में ये केरल का वायरस कहेंगे हम? ये वायरस जो आया है ये नया एक चीज़ है जो हम लोग सब इंसान होने के नाते इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे बाद ये जो एवोल्यूशन जो होता है प्रकृति में, ये एवोल्यूशन बंद हो गई। बिल्कुल नहीं, वो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार वो एवोल्यूशन चल रही है। हर दिन हर समय नए नए जीवित प्राणी उभर कर आ रहे हैं। कोई कीड़े मकोड़े होंगे, कोई आपके पेड़ और आपके फूल होंगे, ऐसे कई सारे चीज़ आपको रोज़ इसके बारे में खबर मिलती रही। तो उसी तरीके का ये एक वायरस है, जिस वायरस को पहचानने भी बहुत टाइम लगा। पहले सोचा था ये कोई पुराना सार्स वाला वायरस है, ये चिकन फ्लू है या स्वाइन फ्लू है या बर्ड फ्लू है, लेकिन तब पता चला इन सबसे अलग एक अलग किस्म की वायरस है। और इसके लिए जो टाइम लगा, दुनिया के अंदर जो WHO है, जो दुनिया का स्वास्थ्य का जो एक संगठन और जिसको पूरी दुनिया के अंदर मान्यता है,
उसको भी समय लगी तकरीबन 3-4 हफ्ते कि इसको पहले डिफाइन करने के लिए, इसका नाम रखने के लिए। पहले रखा था कि न्यू कोरोना वायरस, बाद में रखा था नोवल कोरोना वायरस, अब फिर रखा था सार्स कोरोना वायरस, फिर बाद में घोषणा हुई है आपके फरवरी के अंदर। पहला केस उभर के आता है दिसंबर 30 तारीख को, फरवरी में ये घोषणा होता है, ये कोविड-19 का नामांकन होता है। खैर ये जो भी हुआ, लेकिन चीन के अंदर ये जिस तरीके से फैल रही थी उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उसके ऊपर अंकुश लगा पाए। और आज हालत ये है कि चीन तकरीबन कई सारे देशों में अपनी दवाइयाँ, अपनी मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब उन देशों को इस महामारी से निपटने के लिए वो मदद कर रही है। अब ऐसी तरीके से आप देखिए, अब चीन में जैसे बाकी सभी देशों में भी दोबारा ये एक सेकेंड वेव आएगा। ये सेकेंड वेव जो आ रहा है उससे निपट रही है चीन आज, और उसकी अर्थव्यवस्था फिर से खुलकर फिर वापस चालू होने लग गई। बगल में वियतनाम, इतनी लंबी सरहद है चीन के साथ, ज़मीन की सरहद, उसके बावजूद एक भी इस कोविड महामारी से मौत नहीं हुई वहाँ पे। बगल में लाओस है, वहाँ पे भी कोई मौत नहीं हुई। क्यूबा है, समाजवादी देश, वहाँ पर अंकुश में रखा महामारी को। कुछ लोगों की मौत हुई अफसोस से, लेकिन आज 50 से ज़्यादा देशों में क्यूबा के डॉक्टर, क्यूबा के हेल्थ कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और क्यूबा के दवाइयाँ 50 सारे देशों के अंदर आज जो है उन देशों को मदद कर रही। और इसी तरीके से अपने देश के अंदर केरला को देखिए, केरला मॉडल जो मशहूर हो गया, क्यों ये समाजवादी देश का ये इस तरीके से, और जहाँ पर वामपंथी ताकतों के नेतृत्व में सरकारें हैं, वो इस तरीके से कामयाबी हासिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको एक वैज्ञानिक तरीके से इससे निपटने की ज़रूरत है। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंध का हाल कैसा है। सभी समाजवादी देशों में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंध, यूनिवर्सल पब्लिक केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये जो है उसकी स्थापना समाजवाद की बुनियादी आधार पर वो स्थापना हो चुकी है, वो है, उससे बहुत मदद मिली। दूसरा, इस महामारी से निपटने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? पहला, टेस्टिंग करिए और पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करिए। दूसरा, उस टेस्टिंग के आधार पर पॉजिटिव केसेस के साथ जिन जिन का संपर्क हुआ उन सब के साथ उन सब को ट्रेस करिए और उन सब को टेस्ट करिए, और यही तरीका वहाँ पे भी अपनाना होगा। और तीसरा, उसके बाद जो आपके आई ये टेस्टिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उनको आइसोलेट करके क्वारंटाइन करना, और ये क्वारंटाइन करने के आधार पर आपको जो है इससे अंकुश लगाने में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन वही काम अपने भारत के अंदर हुआ नहीं। खैर, भारत के बारे में मैं आऊँगा बाद में। लेकिन दुनिया के अंदर अब ये महामारी जो चल रही, इसके चलते हुए अर्थव्यवस्था दुनिया की जो पहले से ही एक मंदी की ओर बढ़ रही थी बड़ी तेज़ी के साथ, वो व्यवस्था तकरीबन ध्वस्त हो गई। आज 7% दुनिया की जीडीपी के अंदर गिरावट का अनुमान है इस साल। 7% दुनिया की जीडीपी में गिरावट एक बहुत बड़ी बात होती है, और इससे बेरोजगारी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। आज आईएलओ का कहना है तकरीबन 160 मिलियन यानी 16 करोड़ लोग जो नौकरियों में थे, उनकी नौकरियों की छटनी हो गई। लेकिन ये आंकड़ा पहले एक महीने की आधार पर बनी हुई थी, लेकिन अपने ही देश के अंदर हम देखें तो CMI जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहता है कि इस लॉकडाउन के चलते हुए पहले 6 हफ्तों में 15 करोड़ लोग जो नौकरी में थे वो बेरोजगार हो गए। क्या, जैसे अपने देश के बारे में बाद में आएंगे, जैसे मैं बता रहा था। लेकिन ये जो संकट है, आर्थिक संकट, जो दुनिया के अंदर 2007-08 में जो प्रकट हुआ था, दुनिया के जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गई थी वॉल स्ट्रीट में, तब से लेकर 2019 तक उस संकट से बाहर निकल नहीं पाई
पूंजीवादी व्यवस्था। अब इस महामारी के चलते हुए और एक बहुत बड़ा एक पीछे का धक्का लगा। अब पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई, पिछले 2 महीने से चल रही है, यानी वही लोग जो ये उदारवादी नीतियों का बहुत ही चैंपियन बन चुके थे, पंडित थे, वो कह रहे थे यही रास्ता है तरक्की के लिए, वही लोग और दुनिया के बड़े बड़े मशहूर अखबार और जो जर्नल्स है, आपके वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपका फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, आपका लंदन का इकोनॉमिस्ट, ये सब आज कह रहे हैं कि वापस वो समय आ गया 1940 के दौर का, जब सरकारी निवेश के आधार पर इस संकट से बाहर निकलना है, आर्थिक संकट से, और सरकारी निवेश को बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया के उस समय के मशहूर अर्थशास्त्र जॉन मेनार्ड कीन्स थे, उन्होंने यही बात कही थी उस समय, और उसी को लागू करते हुए अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वहाँ पर बहुत बड़ा न्यू डील का घोषणा किया। बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने निवेश किया, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। आज जो अपने लड़के जो जाते हैं अमेरिका, वो अबाक होके आ जाते हैं देखते हुए कि इतनी बड़ी वो जो रोडों की व्यवस्था, उनकी जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था, इतना बड़े पैमाने पर उनको जो है आगे ले जा पाए, ये सब हुआ सरकारी निवेश के चलते हुए। आज वो कह रहे वो समय फिर लौट आया, लेकिन वो समय और आज के समय में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क ये है कि आज के दिन ये पूंजीवादी विश्वीकरण का दौर जो चल रहा है, उदारवादी नीतियों को लागू करते हुए, उस दौर का नेतृत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का ये मानना है, उसका मकसद ही है कि हमारे मुनाफे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाए। बेशक लोगों की हालत जो भी हो, बेशक लोगों के ऊपर शोषण जितनी तेज़ कर रहे, उसके लिए कोई परवाह नहीं, और शोषण तेज़ करो और लोगों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर शोषण करो, लेकिन मुनाफे को के ऊपर अंकुश नहीं लगनी चाहिए। और वही बात हो रही है। ये 3 महीने 4 महीने के लॉकडाउन में दुनिया के खरबपतियों की संपत्ति बड़ी पैमाने पर बढ़ी। अपने ही मुल्क में हमारे ही खरबपतियों की हालत जो है उसी तरीके से, उनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। अंबानी साहब का रिलायंस कंपनी $20 बिलियन की संपत्ति थी इस महामारी के पहले, आज वो संपत्ति बढ़ गई $57.4 बिलियन इस महामारी के दौर, इस लॉकडाउन के दौर में। तो अब ऐसी परिस्थिति में मुनाफे तो बढ़ रहे, लेकिन ये जो सरकारी निवेश की बात आ रही है उसका विरोध कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, और करेगा भी, क्योंकि सरकारी निवेश का मतलब है निजी निवेश का मौका निजी पूंजीपतियों को वो घटता है। तो उदारवादी रुझान क्या कहता है? बात सही है, हमें निवेश चाहिए, लेकिन वो निवेश सरकार नहीं करेगी, वो निवेश सरकार प्रबंध करेगी, ताकि पूंजी उपलब्ध करवाए निजी पूंजीपतियों को, ताकि वो उसको निवेश करेंगे और वो निवेश के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी बात है जिसके वजह से ये कामयाब नहीं हो सकती। मुनाफे बढ़ेंगे ज़रूर, मुनाफे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी अर्थव्यवस्था को सुधारने में। क्यों? आखिर ये दुनिया के अंदर भी संकट और अपने देश के अंदर भी संकट, इस महामारी और लॉकडाउन से पहले ये होता क्यों? क्योंकि मुनाफे बढ़ाने के चक्कर में शोषण को तेज करते हुए मेहनतकश जनता के ऊपर ये उदारवादी रुझान, नीतियों की रुझान, इसने एक बात मतलब कायम की कि आम मेहनतकश लोगों के हाथ में जो दुनिया का मेजॉरिटी है, बहुमत है, उनके हाथों में खरीदने की क्षमता दिन बर दिन घटती जा रही है।
ये स्वाभाविक है। अगर मुनाफे बढ़ते हैं और शोषण के बढ़ाते हुए मुनाफे बढ़ते हैं, वही एक ही तरीका है, तो लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता तो घटेगी ही घटेगी। अब लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता घटेगी। निजी पूंजी जितना भी निवेश करे, जो भी उत्पादन करेगा वो निजी पूंजी, वो उत्पादन को खरीदने वाला कौन? और पूंजीवादी व्यवस्था में जो उत्पादित वस्तु का बिक्री नहीं होता, ना आर्थिक विकास होता, ना मुनाफे बनते हैं। और लोगों के हाथ में आज अगर सरकारी निवेश ना करे, सरकार राहत ना दे लोगों को जिंदा रहने के लिए, और उनके हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ाए, तो इस संकट का कोई इलाज नहीं है। और वही हो रहा पूरे दुनिया के अंदर। जो स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंस किए हैं बड़े बड़े पैमाने पर, वो स्टिमुलस पैकेजेस है कि प्रबंध करिए कि कर्जा ले निजी पूंजी, जैसे अपने देश के अंदर भी, मैं आऊंगा देश के बारे में, जैसे मैं कह रहा था कि अपने देश के अंदर भी यही, लेकिन ये कर्जा लेकर जो वो निवेश भी करेंगे, उत्पादन भी करेंगे, उसको खरीदने वाला ना दुनिया में है, ना अलग अलग देशों में है। तो इस संकट का हल ये उदारवादी नीतियों के रुझान से संभव नहीं है। यानी मतलब संकट का हल संभव नहीं है, लेकिन मुनाफों को बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है कि शोषण, आर्थिक शोषण और उसके चलते हुए सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ये शोषण और तेज होगी दुनिया के अंदर, और उस मुकाम पर हम खड़े। यानी इस शोषण को और तेज करते हुए जो अधिकार है, जो मजदूर वर्ग की, मेहनतकश जनता की, जैसे 8 घंटे का अब हर दिन काम करने का जो अधिकार है, उस 8 घंटे को बढ़ाए जा रहे हैं 12 घंटे तक कई सारे देशों में, और अपने देश के अंदर भी कई सारे प्रांतों में। आपके पेंशन फंड्स की बात हो, आपका लीव का बात हो, ये सब के अंदर कटौती, और दूसरी ओर से छटनियां बढ़ रही है नौकरियों से। तो मुनाफे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इस संकट का हल ये पूंजीवादी व्यवस्था और उदारवादी नीतियों के रुझान से ये संभव नहीं है। मतलब यह है कि शोषण और तेज होगा, तो वर्ग संघर्ष और तेज होंगे दुनिया के पैमाने पे और हर मुल्क में। ये है आज की वास्तविकता। और आज की असलियत, ये नाकामी उसकी पूंजीवादी व्यवस्था की सिर्फ नाकामी ही नहीं, नाकामी के चलते हुए वो अपने मकसद को आगे ले जाने के लिए, मुनाफे और बढ़ाने की मकसद को, वो आज दुनिया को के अंदर ये वर्ग शोषण को और तेज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास। और ज़्यादा ऑस्टेरिटी मेजर्स आएंगे दुनिया के कई सारे देशों में, और ज़्यादा मजदूरों के ऊपर और मेहनत के जनता के ऊपर और जनरल आवाम के ऊपर ये आर्थिक शोषण और बढ़ेगा। और इसके चलते हुए ये जो वर्गों के बीच में ये वर्ग शोषण के आधार पर ये वर्ग संघर्ष और तेज होने की मुकाम पर आज दुनिया खड़ी है। अब ये असंतोष जो देश की आम बहुमत लोगों के अंदर जो बढ़ रही है, अब ये असंतोष को अगर पूंजीवादी व्यवस्था को ही निशाना बनाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात अगर उभर के आई, तो पूंजीवाद के लिए खतरा है। और ये जाहिर है, अब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर इस संकट का कोई विकल्प नहीं है, ना आर्थिक संकट का, ना ये स्वास्थ्य के संकट का। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर इसका कोई हल ना होने की वजह से ये शोषण वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो उभरता हुआ जो असंतोष है, वो एकजुट होकर एक वैकल्पिक राजनीतिक उद्देश्य के साथ वो अगर ये वर्ग आंदोलन जो है तेज होंगे, तो उस संकट से निपटना है पूंजीवादी व्यवस्था को, और उस संकट से निपटना है तो एक तरफ से तानाशाही की दमन और शोषण जो हम देख रहे हैं कई सारे मुल्कों में, तानाशाही फांसीवादी रुझानों को और तरीकों के साथ इस्तेमाल करते हुए आम जनता के अधिकारों के ऊपर हमला, जनवादी अधिकारों के ऊपर और संघर्ष करने के मौकों के ऊपर उनके ऊपर अंकुश लगा के, कहीं पर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन के नाम पर लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने देना,
कहीं पर इस गुस्से को जाहिर नहीं होने देना, इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर। अगर उसका उल्लंघन होगा तो उनको गिरफ्तार करना। और ये हम देख रहे हैं कहाँ, अमेरिका से लेकर ब्राज़ील, जहाँ पर उसके राष्ट्रपति खुद आप घोषणा करता है कि वो फांसीवादी है, बोल्सोनारो, टर्की के अंदर एर्दोगान, और अपने मुल्क के अंदर ये मोदी सरकार। इस तरीके से कई सारे मुल्कों में ये दक्षिणपंथी रुझाव भी राजनीति के अंदर आई, जो तानाशाही और फांसीवादी तरीकों के आधार पर ये जो है इस दमन को और इस शोषण को तेज करना चाहे। ये एक तरीका है। दूसरा, ये उभरती हुई जो लोगों के अंदर असंतोष के आधार पर ये एकता बन रही है, संघर्षशील एकता जो वर्ग संघर्ष को तेज करने वाली, उसको जो है भटकाने के लिए, उसको जो है डिसरप्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जज्बाती सवालों पे लोगों के अंदर फूट डालें। और यही बात कई सारे मुल्कों में आज किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर हो क्या रहा, वो जॉर्ज फ्लॉयड का जो खून किया गया वहाँ पे पुलिस वालों के हाथों से, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम जो ना सिर्फ अमेरिका के अंदर लेकिन वहाँ मुहिम दुनिया के अंदर जो फैली, जिसको कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। उस ब्लैक लाइव्स मैटर के सामने वहाँ पर जो इस तरीके के खून किए हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर कोई सख्त कदम उठाने से का उल्टा आज वहाँ के ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर के मुकाबले में वो नारा दिए हैं व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी काले रंग के लोग और सफ़ेद रंग के लोगों के बीच ये तनाव उन दोनों के बीच में पैदा करके, क्योंकि बहुमत जनसंख्या सफ़ेद रंग की है अमेरिका में, वो उम्मीद कर रहे हैं उससे फ़ायदा मिले उनके चुनाव के लिए, जो चुनाव होना है नवंबर में। यानी नस्लवाद, और नस्लवाद के आधार पर ये एक किस्म की नफ़रत पैदा, और उस नफ़रत के आधार पर दमन सरकारी और पुलिस की, उसको इस्तेमाल, और वो दमन को इस्तेमाल करके जनता को अंकुश में लगाए, जन विरोध को, और इस तरीके की जज्बाती सवालों पर ये बंटवारा करके वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश। उसी तरीके की बात हो रही है ब्राज़ील में, वो फांसीवादी राष्ट्रपति की तरफ से, टर्की में एर्दोगान में, जो वहाँ पर एक विवादित एक स्थल था, धार्मिक स्थल, जिसको रोमन एम्पायर ने एक ज़माने में, रोम का जो पूरा एम्पायर था, वहाँ पर उनको राजधानी बनाकर इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया था। वहाँ पर उन्होंने एक चर्च बनाया। जब ऑटोमान एम्पायर आई, मुस्लिम सुल्तान आए, उन्होंने उस चर्च को मस्जिद के रूप में बना दिया। जब पूरा विश्व युद्ध का ख़त्म हुआ, उसके बाद वहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष एक नेता कमाल अतातुर्क जब आए, उन्होंने कहा इस विवाद को बंद करने के लिए कि या चर्च होगा या एक मस्जिद होगी। उन्होंने कहा इसको म्यूजियम घोषित किया। आज 40-50 साल के बाद फिर ये एर्दोगान साहब जो है घोषणा कर दी कि ये अब मस्जिद होगी। यानी जो आपकी मर्जी से तय करे, या जैसे अपने यहाँ पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके वहाँ पर अब ये भूमि पूजन की बात हो रही है 5 तारीख को, खैर वो बात जैसे मैं कह रहा था फिर आएगी। लेकिन इस तरीके के जज्बातों के आधार पर जो अपने देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, ये जो सांप्रदायिक जो विरोधाभास और जज्बात और तनाव और ये ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजनीतिक फायदे के लिए वो आए। इसका मकसद ये है कि उभरते हुए असंतोष के खिलाफ मेहनतकश जनता के अंदर जो एकता उभर कर आ रही है, वर्ग संघर्षों को तेज करने के लिए उसको डिस्टर्ब करना। यानी ये तानाशाही के आधार पर फांसीवादी तरीकों को इस्तेमाल करके, या और उसी के साथ साथ इस तरीके की दक्षिणपंथी राजनीतिक झुकाव, ये दोनों मिलाकर
ये उभरती हुई वर्ग संघर्षों को कमज़ोर करना, डिस्टर्ब करना, उसके ऊपर दमन, और इस तरीके की रुझान दुनिया में फैल रही। तो आज फिर हम किधर खड़े? ये नाकामी ही नहीं, लेकिन ऐसे ही मकाम पर खड़े हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में ये वर्ग संघर्ष और तेज होना है। ये अनिवार्य है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या लोग अपने आप को आत्मसमर्पण कर लें और भूखमरी से, बीमारियों से मरते रहें, या इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, शोषण के खिलाफ। तो इस परिस्थितियों को हमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि ये वर्ग संघर्ष जरूर उभरेगी, जरूर तेज होगी। शुरुआत हो चुका है कई सारे प्रांतों में, और ये ब्लैक लाइव्स मैटर के पीछे भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो जो काले चमड़े वाले लोग हैं उनके ऊपर ये आर्थिक शोषण, ये जाहिर बात है, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। सबसे ज़्यादा शोषित अगर कोई लोग है वहाँ पे अमेरिका में, वो ये है। अब ये भी एक पहलू है उनके ऊपर इस दमन का। अब ऐसी परिस्थिति में अपने देश के अंदर, जैसे मैं कह रहा था, ये महामारी जब प्रकट हुई थी 30 जनवरी को केरल के अंदर, जो आए लौट के वुहान से, चाइना से, जो लोग वहाँ पे पढ़ने गए, काम करने गए, उनके थ्रू ये आई ये महामारी। 30 जनवरी को पहला केस आया, लेकिन 20 जनवरी तक ही अपनी वामपंथी सरकार वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम्स कायम कर दी, क्योंकि पूरे जनवरी का टाइम इस्तेमाल किया केरल की सरकार ने। और पूरे जनवरी का टाइम इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जिस वैज्ञानिक तरीके से मैं बता रहा था पहले, इस संकट का सामना करते हुए वहाँ पर उसको अंकुश में रख पाए। अब दोबारा कई लाख लोग कई विदेशी देशों से, खाड़ी से, खासतौर से देशों से और बाकी प्रांतों से वह केरल वापस लौटे, तो ये फिर महामारी फैल रही है। तो इसके ऊपर भी सतर्क होकर अंकुश लग रहा है। लेकिन अगर केरला की मॉडल दुनिया में मशहूर हो सकती है, अगर केरला कर सकती है, तो भारत के अंदर ये केंद्र सरकार क्यों नहीं करी? अब ये है सवाल जो आम लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, वो मिल नहीं रही, ना मिलेगी। ये जो समय मिला हमें तकरीबन जनवरी, फरवरी और मार्च के आखिरी हफ्ते तक तैयारियां करने की जगह, हमारे अस्पतालों में जगह की व्यवस्था करने की जगह, निजी जो प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों से कोई एक समझौते पे भी तो पहुंचे कि कितना वो मदद कर सकते हैं आज की इस संकट में। स्पेन जैसा देश, पूंजीवादी देश, वो अपने देश के अंदर निजी स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण। लेकिन यहाँ पर वो उस तरह की कोई बात नहीं। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट, उसका भी व्यवस्था नहीं। वेंटिलेटर्स की जो कमी है देश में, कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वेंटिलेटर ही नहीं है। इसकी प्रबंध करने के लिए 3 महीने का टाइम मिला, नहीं, उसका कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अच्छा, आप क्या किए? नमस्ते ट्रंप, लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया अहमदाबाद में। आप देखिए हालत वहाँ पर कैसी फैल रही है ये महामारी। बॉम्बे से ले आए लोगों को, बॉम्बे की हालत देखिए। आपने वो तबलीगी मरकज़ को दिल्ली में वो जमायत करने की अनुमति दी। वही तबलीगी मरकज़ महाराष्ट्र की सरकार से पहले मांगा था कि वहाँ पर करना चाहते हैं ये जमायत, महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दी, परमिशन नहीं दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर अमित शाह साहब की मतलब होम मिनिस्ट्री के तहत जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उन्होंने ये परमिशन दिया। सरकार ने वीज़ा दिए कई सारे लोगों को विदेश से आने के लिए, और वो एक इसका फैलने के लिए मौका मिला। और उसके बाद आप ये शपथ खरीदारी के आधार पर जो आजकल जनतंत्र के जो एक खिलवाड़ हो गया है इस बीजेपी की सरकार के हाथों में, मध्य प्रदेश की सरकार को वो खरीदारी और ये हॉर्स ट्रेडिंग के चलते हुए उसको गिराकर वहाँ पर आप जो है बीजेपी की सरकार की शपथ दिलवाए,
और वो भी एक पब्लिकली शपथ दिलवाए। आज देखिए आप सब लोग क्या हालत है। इसलिए आप सबको भी, पता नहीं मध्य प्रदेश में कहाँ से सुन रहे हैं हमें, लेकिन आपको भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सब प्रिकॉशन मेंटेन करने की ज़रूरत है। नकाब पहनिए ज़रूर, डिस्टेंस रखिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए विथ सोशल सॉलिडारिटी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सोशल एकजुटता, यानी सामाजिक एकजुटता भी नहीं रहता। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए और सोशल सॉलिडारिटी के साथ आपको व्यवहार करने की ज़रूरत है। और थोड़ा ये प्रिकॉशंस को के साथ साथ अपना पर्सनल हाइजीन, हाथ धोते रहिए। अब ये सब काम हम सबको करना है, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में कोई तैयारी नहीं की और अचानक आपने 4 घंटे की नोटिस पे नेशनल लॉकडाउन, अब लॉकडाउन कर दी। जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी, उसी तरीके से 4 घंटे की नोटिस। ना लोग तैयार थे, ना राज्य सरकारें तैयार थी। अरे यही जब आप जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए करवाया था और संडे को जब आपकी सरकार की शपथ ग्रहण हो गई या होने से एक दिन पहले जब पता था कि होने वाली है, शपथ ग्रहण तक आपने इंतजार किया, उसके बाद नेशनल लॉकडाउन का घोषणा किया। अरे तभी अगर ये चेतावनी देते देश को और लोगों को कि ये नौबत आएगी, एक लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप तैयार हो जाइए, 1 हफ्ते 10 दिन में इसका घोषणा होगा, तो हमारे मजदूर भाई जो लाखों के संख्या में 2-2 महीने उससे भी ज़्यादा धूप से तड़पते हुए, भूख से तरसते हुए, वो कई एक्सीडेंट के शिकार होते हुए, वो जो पहुंचे झुंडों में लाखों लाख लोग, ये व्यवस्था कभी नहीं आती। खुद अपने मजदूर भाई और उनके परिवार अपने ही पैसों से टिकट खरीद के वो खुद पहुंच जाते जब ट्रेन की व्यवस्था चल रही थी अपने अपने घरों पे। राज्य सरकारों को समय मिलता कि वो तैयार रहें, लेकिन आप कह दी महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया, 21 दिन में हमारा युद्ध कोरोना के खिलाफ हमारी जीत हो जाएगी। अब वो 21 दिन को बढ़ाते 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 ने 4 बार ये लॉकडाउन को बढ़ाया, और जैसे बिना तैयारी की लॉकडाउन किया, उसी तरीके से बिना तैयारी की आप उसका खोलने का व्यवस्था भी कर दी। अब उसे खोलने के बाद हर दिन ये केसेस जो है सबसे ज़्यादा आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं हर दिन। अब इस तरीके की बिना कोई तैयारी की, बिना कोई सोच की, बिना कोई योजना की ये जो काम किए जा रहे हैं अपने खुद की एजेंडे को सामने रखते हुए उसको लागू करवाने के लिए, उससे जो है कोई बहुत भारी नुकसान देश को, अर्थव्यवस्था को और लोगों की ज़िंदगी को, इंसानियत को हुई हमारे देश के अंदर। तब हम क्या कह रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं। जैसे मैं पहले बता रहा था, 15 करोड़ लोगों की नौकरियों से छटनी हो गई या नौकरियां निकल गई हाथ से, जिंदा नहीं रह सकते। उनको हर महीने 7,500 रुपये 6 महीने तक जो टैक्स नहीं भरता उस तरीके के परिवारों को आप जो है घोषणा करके दीजिए। नहीं, 2 महीने बाद, कई दिनों के बाद 7,500 रुपये नहीं, 500 रुपये, कहीं 1,000 रुपये, और एक ही बार 1,000 रुपये। तो इससे कैसे परिवार, अगर 4 का भी हो परिवार, जिंदा कैसे रहेगा? 10.5 करोड़ टन अनाज सड़ रही है अपने गोदामों में, उसको आप जो है वितरण करिए, 10-10 किलो दीजिए लोगों को। नहीं, 10-10 किलो हर महीने 6 महीने तक अगर आप देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा अनाज आपके गोडाउनों में सड़ रहा है या चूहे खा रहे हैं। नहीं, ये काम भी नहीं। फिर घोषणा किया कुछ ना कुछ, लेकिन वो सरकार खुद बताती है 13.4% जो भी घोषणा किया 5 किलो का, सिर्फ 13.4% जिन लोगों को मिलना चाहिए उनके हाथ तक पहुंचा। आप पैसों की ट्रांसफर की बात कही जनधन की अकाउंट्स के लिए, वहां पर भी
किसानों के लिए कहा कि 2,000 रुपये 9 करोड़ किसान का फायदा होगा। अरे भाई, ये तो वही स्कीम है जो पीएम किसान का था, पिछले चुनाव से पहले किया था वोट बटोरने के लिए। आप उसी का ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। और उस समय कहा था कि 14 करोड़ किसानों के लिए होगा, अब कह रहे हैं 9 करोड़, और वो भी पैसा पहुंचा नहीं। तो लोगों के लिए राहत के लिए कुछ किए नहीं, महामारी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था किया नहीं। और अब जब अपने हाथ से बात ये निकल रही, तब बोलने लगे कि अब अपनी देखभाल आप खुद करिए। और ये जो निर्णय जो आपने लिया ये लॉकडाउन का, एक तरफा 4 घंटे की नोटिस से, उसका जो नतीजे हैं राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि भैया आप निपटिए अब। लेकिन राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं देंगे मदद करने, उल्टा उनके बकाया भी, पिछले साल के बकाये अब चुका रहे हैं अभी भी। और इस साल घोषणा कर दिया कि हम आपको जो कॉम्पनसेशन देना है वो नहीं दे पाएंगे इस साल। लेकिन दूसरी ओर से एक निजी ट्रस्ट फंड बना लिया प्रधानमंत्री साहब, जिसका हिसाब किताब कोई नहीं मांग सकता, हो सकती है। और उसके अंदर करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठा किए। वो पैसा राज्य सरकारों को दो, वो लड़ रहे हैं इस बीमारी के खिलाफ सबसे आगे। नहीं, ये काम नहीं होता। अब किस लिए वो पैसा किसके लिए इस्तेमाल होगा? अब अक्लमंद को इशारा काफी है, समझ जाएंगे हम। तो आज ऐसी परिस्थिति में जो दुनिया की जो हालत और उदारवादी रुझान के बारे में, नीतियों की रुझान के बारे में जो कह रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी पैमाने के साथ घोषणा किया कि आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भरता का नारा जो है हमारी देश की आज़ादी के आंदोलन से पैदा हुई और वहां से जुड़ी हुई है। दादा भाई नौरोजी के समय से लेकर आत्मनिर्भरता एक लक्ष्य है और एक बुनियादी स्तंभ है हमारे संविधान का, आर्थिक आत्मनिर्भरता। आज ऐसी घोषणा हो रही है कि कोई नई चीज मोदी साहब ने हमारे सामने रखी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम से कर क्या रहे? सब हमारे पब्लिक सेक्टर की निजीकरण, सब खदानों की, कोयला की, आपके आयरन की, सब खदानों की निजीकरण। देश के अंदर जो भी संपत्ति है, देश का संपत्ति, उसके खुले रूप में लूटने का मौका विदेशी पूंजी और देश के बड़े पूंजीपतियों को उन्होंने ये मौका दे दिया, खोल दिया इसको। और दूसरी ओर जैसे दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो उसकी जो मकसद है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि 10% हमारे जीडीपी का हम पैकेज अनाउंस करें। उसमें से 2 लाख करोड़ से कम है सरकार का एक्चुअल खर्चा, बाकी सब कर्जा लेने के लिए प्रबंध। वही बात मैं पहले जो बता रहा था, निजी पूंजी के लिए, फायदे के लिए। तो ये आत्मनिर्भरता नहीं, ये एक तरफ से अपनी आर्थिक आत्मसमर्पण है विदेशी और देशी पूंजीपतियों के मुनाफों को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ जुड़ते हुए वो तानाशाही की रुझान, सब मजदूर वर्ग की, आपके श्रम के जितने भी कानून हैं उन सब कानून को रद्द करने की कोशिश। हमारे खेती की व्यवस्था में जितना भी हमारे किसानों को जो साधन मिलता था, आज उन सब को रद्द करने के लिए 3 ऑर्डिनेंसेस ले आई सरकार। आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको हटा दिया, बिना अंकुश किसी दाम के ऊपर और किसी जगह के ऊपर जो है किसान का जो उत्पादित माल जो है वो उसको बेचा जा सकता है, और ये जो है व्यापारी करेंगे। और किसान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिला करता था, थोड़ा बहुत राहत, अब वो भी बंद होगी। और इसी के साथ साथ राशन दुकानों की व्यवस्था भी पूरी ठप और बंद। तो अब ऐसे में देश की आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसमर्पण, लोगों के ऊपर ये आर्थिक शोषण और तेज। और जैसे दुनिया के रुझान में बता रहा था, इसके खिलाफ जो गुस्सा उभर कर आ रहा है, जो संघर्ष होंगे,
जैसे आपके कोयला मजदूरों की तकरीबन 6 लाख मजदूर जो है 3 दिन की स्ट्राइक पे गए। अब हमारे डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग स्ट्राइक का नोटिस दे रहे हैं, और वो इंडेफिनिट स्ट्राइक, यानी वो इंडेफिनिट स्ट्राइक का घोषणा वो दे रहे हैं। कई सारे अपने देश के अंदर पब्लिक सेक्टर संस्थाओं के अंदर, वहाँ पर भी ये लड़ाई, ये संघर्ष अब तेज होने वाली। किसानों के लिए आज अपने दूध वालों की बात छोड़िए, दूध जो बेचते हैं उनके लिए आज दुनिया से मिल्क पाउडर का जो है वो खरीद के लिए आ रहे हैं, और देश के अंदर हमारे दूध के दाम को तकरीबन आधा कर दिया। जो पहले जो सरकार देती थी दूध लेके मदर डेयरी वगैरह वगैरह के लिए, उसका खर्चा तो उत्पादन करने वाले को आधा दाम, लेकिन हमारे और आपके लिए दूध के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी बीच में निजी पूंजी जिसके हाथ में है, उनको मुनाफे बनाने के लिए ये और मौके। तो ये संघर्ष जब तेज होगी आत्मसमर्पण, आर्थिक आत्मसमर्पण के खिलाफ, उन संघर्षों को जब तेज होगी तो उस संघर्षों को डिस्टर्ब करना, उसको भड़काना, बहकाना, और इसके लिए एक मुख्य आधार है ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज करें। जितने भी एंटी सीआईए, एनआरसी, एनपीआर के शांतिपूर्वक आंदोलन में जो शामिल हुए उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, और खास तौर पर वहां पर टारगेट हो रहे हैं हमारे मुसलमान भाई बहन। पूरा देश और दुनिया देखी कि पुलिस जिस तरीके से जामिया मिलिया के अंदर जाकर वो ध्वस्त किया, वो हिंसा किया, आज उन पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं, उन छात्र और छात्राओं के ऊपर एक्शन डाल के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर से यूपी के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ऐसे कानून ले आए कि जहां पर आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी इस आरोप में कि आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन की। यानी सरकार के खिलाफ जो भी बात करेंगे आप, सरकार के खिलाफ जो भी बात करेंगे आप, तो वो है देशद्रोही। आपके खिलाफ यूपीए और आपके खिलाफ सेडिशन एक्ट, ये सब लगा दिया जाएगा। और हमारी मीडिया क्या बताए उनके बारे में। अब खैर मतलब वो जो भी करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी मीडिया के अंदर जो जल्दबाज, जो इंसानियत के तौर पर, ईमानदारी के तौर पर जो सच्चाई बता रहे हैं, उनको ऊपर जो है कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना। यानी ये तानाशाही की रुझान और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना, इसके साथ साथ हर हमारे संवैधानिक संस्थाएं जो है, जिसकी स्वतंत्र संस्थाएं जो अपने पार्लियामेंट से शुरू करके हमारे कोर्ट कचहरी, आपका इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, आपके सीबीआई, आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं के ऊपर दबाव के सरकार के एजेंडे को आपको आगे ले जाने के लिए उनके ऊपर दबाव। यानी इन सब की जो एक स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं। और दूसरी ओर से पूरी की पूरी राजनीतिक अधिकार, प्रशासन के अधिकार वो केंद्र सरकार के हाथ में ले। जो संघवाद एक बुनियादी, एक और स्तंभ है हमारे संविधान का, उसके विरोध में, उसका उल्लंघन करते हुए आज ये एक किस्म की केंद्रीयकरण हो रही है हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की। यानी इन सब बातों को मिलाकर देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना, हमारे उसके आधार पर मुसलमानों के ऊपर और उसको टारगेट करके उनको जो है कानूनी व्यवस्था में ले आना, लोगों की जनवादी अधिकार और उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर हमला, और जो दलितों के साथ हमदर्दी दिखाए उन सबको जेल में कोई ना कोई आरोप लगा के आज तक एक भी चार्जशीट नहीं फाइल किया, लेकिन जो वकील उनके लिए जो काम कर रहे थे, उनके हिमायत कर रहे थे, वो सब जेल में। आज सीआईए के
खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शनों में जो लोग थे उनको गिरफ्तार, और दिल्ली के अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिनके ऊपर हिंसा हुआ, जिनके घरें जला दी गई, जिनके जानें ली गई, उन परिवारों के ऊपर केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ढेर सारे वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं कि किस तरीके से नफरत भरी भाषणें दी है भाजपा के नेताओं ने, केंद्र मंत्रियों ने, केंद्रीय केंद्र मंत्रियों ने। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस जिस तरीके से दमन की और एक तरफा जो उनका व्यवहार रहा इस सांप्रदायिक हिंसा में, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। लेकिन जो हिंसा के जो विक्टिम हैं उनके ऊपर कार्रवाई। ये सब बातों से ये तानाशाही की रुझान फांसीवादी तरीके इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब के ऊपर दबाव या हमला, और उसके साथ साथ केंद्रीकरण जो हो रही है अधिकार की, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार की, ये सब मकसद तो यही है जो पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि ये वर्ग संघर्ष जो ऊपर कर रहा है उस पर अंकुश लगाओ। लेकिन एक और मकसद, भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक अंग का एक राजनीतिक, स्वयंसेवक संघ का एक राजनीतिक अंग, वो जब भी सरकार में होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों को और उसका व्यू को आगे बढ़ाने की उसकी पूरी की पूरी प्रयास, और वही हो रहा आज। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ का व्यू क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है अपने संविधान के चलते हुए, उसके जगह पर आपको एक कट्टरपंथी फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का स्थापना करना है। ये उसका उद्देश्य, उसकी राजनीतिक मकसद और व्यू है। वो खुद जो जिसका प्रचार वो खुद करते हैं। अब ये हिंदुत्व राष्ट्र को लागू करना है तो ये संवैधानिक व्यवस्था को आपको खत्म करनी पड़ेगी, ध्वस्त करनी पड़ेगी। उसी की जगह पे तो आएगा वो। तो ये पूरा का पूरा हमला जो हो रहा है हमारे संवैधानिक व्यवस्था पे, ये एक फांसीवादी उनका जो राजनीतिक प्रोजेक्ट है उसको लागू करने के लिए आज जो है पूरा का पूरा ये कोशिश, यानी महामारी से निपटना नहीं, देश के लोगों के सामने जो ये बीमारी, भूखमरी, बेरोजगारी और उनकी जो हालत जो तरस रहे हैं लोग, उनके लिए राहत की बात नहीं, अपनी एजेंडे को आगे ले जाए। और ये काम करना है तो सब जो गैर भाजपा के सरकारें जितने राज्यों में हैं उन सब को खरीदारी से, आज जनतंत्र का कोई उसूल नहीं बचा है और कोई उसूल को तोड़ने में इन्होंने कोई कमी नहीं है। आज पहले गोवा में किया, फिर नॉर्थ ईस्ट में किया, फिर आपके कर्नाटक में किया, फिर मध्य प्रदेश में किया, आज राजस्थान में कोशिश चल रही है, मणिपुर में कोशिश चल रही है। यानी जनता ने किसको चुना, जनतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जनता की जो मैंडेट है उसका पूरा का पूरा मजाक बनाते हुए उल्लंघन करके यही बता दे कोई भी चुनाव जीतेगा उसका परवाह नहीं, लेकिन सरकार वो ही बनाएंगे, सरकार भाजपा ही चुनाव जो भी जीते। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आज जो हो रहा है, सभी राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, उनकी अस्थिरता करना, और उसी के अंदर पहले भी हमारी पार्टी ये बात कहती आ रही थी, हमारी पार्टी कांग्रेस में, कि वो जो है आज केरल के अंदर उनका निशाना पहले से था, वामपंथियों के पीछे उनका मुख्य निशाना था। बंगाल त्रिपुरा में जो भी किया, आज केरल की जो वामपंथी सरकार है उसको जो है गिराने की पूरी कोशिश के अंदर एक गोल्ड स्मगलिंग का केस वहाँ पे उभर कर आया। गोल्ड स्मगलिंग जो है वो केंद्रीय सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। ये खबर जब आई, अपने मुख्यमंत्री ने वहाँ से चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, आप इसकी जांच करवाइए, केंद्रीय जांच, और जो भी इसके अंदर अपराध पाते हैं उनके ऊपर सजा हो। वो जांच चल रही है।
एनआईए कर रहा है वो जांच, लेकिन राज्य के अंदर इस महामारी के बावजूद वहाँ पर वो जो विपक्ष कांग्रेस के यूडीएफ है उसके साथ हाथ मिलाते हुए भाजपा कि वो सरकार अपने मुख्यमंत्री की इस्तीफा और उस तरीके से ये अस्थिरता पैदा करने की कोशिश, ताकि उस सरकार को भी गिराने की कोशिश। तो आज ये पूरी की पूरी एजेंडा जो लेकर चल रहा है भाजपा, ये एजेंडा है दुनिया के अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था जो आज निकम्मी ही नहीं, उसके मतलब आज वो उल्टा उसके निकम्मेपन को बावजूद वो मुनाफे बनाने की कोशिश में एक तानाशाही की रुझान, एक फांसीवादी रुझानों को आगे ले जाने वाली बात पूरे दुनिया में नजर आ रही है और अपने देश के अंदर। तो आज कांग्रेस शैली जो हमारे कॉमरेड ही नहीं, हमारे मित्र भी रह चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं, कई दशकों से इमरजेंसी के खिलाफ साथ साथ लड़ते लड़ते वो जो पीढ़ी थी, कॉमरेड शैली, कॉमरेड बादल, कॉमरेड प्रमोद, वो पूरे हमारे जो साथी जो रहे हैं, उन सब के साथ तो हम भी बड़े हुए हैं। वो अचानक तरीके से हमें छोड़कर जाना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान रहा है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई स्मारक सभाओं में बात करते हुए भी यही बात कही। लेकिन वो एक चीज़ के अंदर उनके अंदर खासियत थी कि दृढ़ता। ये हमारी राजनीतिक समझ है और इस समझ के आधार पर हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, हमारे देश को बदलेंगे और दुनिया को बदलेंगे। आज दुनिया को बदलना, देश को बदलना और मुख्य रूप से अपनी आज का मुख्य दुश्मन जो ये भाजपा सरकार और उसकी नीतियां हैं, उस नीतियों से हमें अगर लड़कर अपनी अस्तित्व को बचानी है और आने वाले दिनों में इसको बदलना है, तो आज ये अनिवार्य है, भारत को बचाना है ताकि हम भारत को बदल सके एक बेहतर भारत। और वो विकल्प एक राजनीतिक विकल्प जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वो सब विकल्प रहेगी ज़रूर, लेकिन एक राजनीतिक विकल्प इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ और इस उदारवादी नीतियों के रुझान के खिलाफ, वो रुझान एक राजनीतिक विकल्प, वो समाजवाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकती आज की परिस्थिति में। इन सभी ये जो विश्लेषण अभी तक हम लोगों ने ये चर्चा जो की उसके आधार पर, तो उस समाजवाद की राजनीतिक विकल्प को मजबूत करना है। तो कांग्रेस शैली की याद में सबसे पहले अपनी इस पार्टी को मजबूत करना, अपनी जनता के साथ अपनी संबंधों को और मजबूत और गहरा बनाने की ज़रूरत है। और वर्ग संघर्षों को तेज करने के लिए हमें काम करना है। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये जो प्रिकॉशंस मैं पहले बता रहा था उसको मेंटेन करते हुए आज आने वाले दिनों में कई सारे संघर्षों के ऐलान आएंगे। मैं स्ट्राइकों की जिक्र किया था। 9 अगस्त को हमारे देश के मजदूर वर्ग किसान, 9 अगस्त को ये जो ऐलान हो रहा है मजदूर वर्ग, किसान, क्या अपने किसान और अपने खेत मजदूरों का, उस आंदोलन को, उन सवालों के ऊपर आगे ले जाना है। आने वाले दिनों में हर पहलू, हर समुदाय से ये संघर्षों के आह्वान आ ही रहे हैं और आएंगे, और हम सबको मिलकर आज ये बात करना है। सबसे बड़ा देश प्रेम का प्रतीक आज ये है कि इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के आधार पर गणराज्य जो है, ये गणराज्य की हमें जो है आज इसकी बचाव करते हुए आने वाले दिनों में बदलना है एक बेहतर भारत के लिए। यही मेरी अपील आप सबसे है। और आज की परिस्थितियों के आधार पर आइए हम लोग, सब लोग मिलकर अपने भारत को बचाएं ताकि एक बेहतर भारत का निर्माण कर सके। आप सब जो अभी तक मेरे साथ रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा लाल सलाम।